जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम अनुज है। अध्ययन विथ अनुज ऑफिशियल चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपके लिए हिंदी के प्रश्न लेकर के आया हूँ। ये 20 प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। जिन परीक्षाओं में हिंदी विषय से प्रश्न पूछे जाते हैं उनमें ये आपके लिए उपयोगी साबित होंगे। ध्यान से देखिएगा। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, अधोगति में कौन सा उपसर्ग है? दोस्तों, अधोगति शब्द में अधा उपसर्ग है। ऑप्शन ए वाला सही होगा। अधा उपसर्ग से बनने वाले अन्य शब्द हैं अधस्थल, अधोमुख और अधोहस्ताक्षरी। अध उपसर्ग से बनने वाला शब्द है अधकचरा, अधकपारी, अधकपारी, अधखिला। अधि उपसर्ग से अधिनिर्णय शब्द बनता है अधिनियम, अधिनियम और अधिभाग, अधिभाग, अधिकरण। अति से दोस्तों अतिरेक शब्द बनेगा, अतिरेक शब्द बनेगा, अतिक्रमण बनेगा, अतिरंजना, अतिरंजना और अतिकाल। प्रश्न कह रहा है अधोगति में कौन सा उपसर्ग होगा? अधोगति में दोस्तों अधा उपसर्ग होगा। अधा उपसर्ग से बनने वाले अन्य शब्द हैं अधस्थल, अधोमुख, अधोहस्ताक्षरी। अध उपसर्ग से अधकचरा, अधकपारी, अधखिला शब्द बनेंगे। अधि उपसर्ग से अधिनिर्णय, अधिनियम, अधिभाग और अधिकरण उपसर्ग, अधिकरण शब्द बनेगा। और अति उपसर्ग से अतिरेक, अतिक्रमण, अतिरंजना और अतिकाल जैसे शब्द बनेंगे। दूसरा प्रश्न है, अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या होता है? अद्भुत रस का स्थायी भाव, शायद मैं ऑप्शन लिखना भूल गया हूं। इसका अस्थाई भाव विस्मय होगा, विस्मय। रति श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है हास, हास्य रस का स्थायी भाव होता है क्रोध, रौद्र रस का होगा। और जुगुप्सा या घृणा जो होती है यह विभत्स रस की होगी, विभत्स रस का होगा। प्रश्न में है कि अद्भुत रस किसका अस्थाई भाव है? तो अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या है? अद्भुत रस का स्थायी भाव विस्मय होगा, ऑप्शन ई। और रति अस्थाई भाव श्रृंगार का होगा। हास्य रस का स्थायी भाव हास होगा। रौद्र रस का क्रोध, विभत्स रस का जुगुप्सा या घृणा। नमक का दरोगा किसकी कहानी है? नमक का दरोगा कहानी किसकी रचना है? तो यह मुंशी प्रेमचंद की रचना है। इन्होंने पंच परमेश्वर, बड़े घर की बेटी, बड़े घर की बेटी, शतरंज का खिलाड़ी, शतरंज का खिलाड़ी जैसी अन्य कहानियां भी लिखी हैं, याद रखिएगा। पंच परमेश्वर, बड़े घर की बेटी, शतरंज का खिलाड़ी प्रेमचंद की अन्य कहानियां हैं। विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखी कहानियों में इनकी एक कहानी संग्रह है धरती अब भी घूम रही है। यह बहुत ही प्रसिद्ध कहानी संग्रह है। इसे आप लोग याद कर लीजिएगा, एग्जाम्स में कई बार पूछा गया है कि धरती अब भी घूम रही है। कृष्णा शोभती जी ने लिखा है सिक्का बदल गया, सिक्का बदल गया कहानी, ये कहानी है। मोहन राकेश की है जानवर और जानवर, जानवर और जानवर और इंसान के खंडहर। दोस्तों, इनकी जो ये रचनाएं हैं, कहानी जो रचनाएं हैं, कहानी संग्रह कहानियां, इन लेखकों की आप लोग देख लीजिएगा एक बार, क्योंकि एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। कांटों या बाधाओं से भरा हुआ वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? कांटों एवं बाधाओं से भरा हुआ वाक्य के लिए एक शब्द होगा कंटका किरण। यदि आपके राहों में कांटे हों, बाधाएं हों आपके जीवन में, तो उसे क्या कहेंगे? कंटका किरण कहेंगे। ऑप्शन बी वाला सही होगा। प्रत्यागत होता है जो कहीं जाकर के लौट आया हो, जो कहीं जाकर लौट आया हो।
प्रष्टव्य होता है प्रश्न के रूप में पूछे जा सकने योग्य, प्रश्न के रूप में पूछे जाने योग्य। प्रत्युत्पन्नमति होता है दोस्तों वह व्यक्ति जो किसी तुरंत समय पर, ठीक समय पर किसी बात या युक्ति को सोच ले, किसी बात या युक्ति को सोच ले सही समय पर, वह क्या कहलाती है? प्रत्युत्पन्नमति कहलाती है। उधार खाए बैठना, उधार खाए बैठने मुहावरे का अर्थ क्या होगा? ऋण लेना किसी से, हठ करना, कर्जा मांगना या उधार खाना। तो दोस्तों इसका अर्थ होगा हठ करना। मान लीजिए कि आपको ये आ जाए एग्जाम में उधार खाए बैठना, तो अन्य जो तीनों ऑप्शन हैं ये तो बहुत नज़दीक हैं इसके, लेकिन हठ करना होता है, जिद करना होता है। इसका वाक्य में प्रयोग होगा तुम उससे बदला लेने का क्या उधार खाए बैठे हो? क्या तुमने जिद ही बना ली है कि उससे ही बदला लेना, उससे बदला ही लेना है? तो ये जो है ऑप्शन इसमें बी वाला सही होगा। कर्कश का विलोम शब्द क्या होगा? कर्कश का विलोम मधुर होता है, ऑप्शन ए वाला सही होगा। निष्ठुर का होगा करुण, निष्ठुर का विलोम होगा करुण। अंतरंग का होगा बहिरंग, अच्युत का होगा च्युत। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? दोस्तों ऑप्शन ए इसमें सुमेलित नहीं है। उल्हाना का अर्थ होता है ताना देना, तो उल्हाना एक तद्भव शब्द है। और ऊर्ध्वतन का होता है उबटन, उबटन एक, ऊर्ध्वतन एक तत्सम शब्द है। तो उल्हाना का जो यह तद्भव शब्द है और इसका तत्सम बनेगा उपालंब, उपालंब इसका जो है ये तत्सम शब्द है। ऊर्ध्वतन एक तत्सम है और इसका जो तद्भव होगा, तद्भव में बनेगा इसका उबटन। ऑप्शन आपका ये वाला सही होगा। ये दोनों आपस में मेल नहीं खाते थे। उल्हाना का होता है अर्थ होता है ताना देना, उल्हाना एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम उपालंब है। ऊर्ध्वतन तत्सम शब्द है, इसका तद्भव शब्द उबटन बनेगा। ईर्ष्या तद्भव शब्द है दोस्तों, इसका तत्सम ईर्ष्या होता है, ईर्ष्या तद्भव है। मऊहा, मऊहा जो होता है यह तद्भव शब्द होता है, इसका तत्सम मधुप बनेगा। और मूछ का, मूछ तद्भव शब्द है, इसका तत्सम समश्रु होगा। ऑप्शन आपका ए वाला सही था कि ये जो है दोनों सुमेलित नहीं थे। निम्न में से कौन सा सुमेलित है? रति करुण रस का स्थायी भाव है, शोक वीर रस का, उत्साह वात्सल्य, भयानक भय भयानक रस का। दोस्तों ऑप्शन डी वाला सही होगा। भय जो होता है वह भयानक रस का स्थायी भाव होता है, उत्साह वीर रस का स्थायी भाव होता है, वात्सल्य रस का होता है वत्सलता। वत्सलता जो है, वत्सलता वात्सल्य रस का स्थायी भाव होता है। और उत्साह वीर रस का स्थायी भाव होता है। शोक, शोक करुण रस का स्थायी भाव होता है, शोक करुण रस का होता है। रति श्रृंगार रस का स्थायी भाव होगा, रति श्रृंगार रस का स्थायी भाव होगा। श्रृंगार रस का रति, करुण रस का शोक, वीर रस का उत्साह, वात्सल्य रस का वत्सलता, भयानक रस का भय। इसमें ऑप्शन पूछा था कौन सा सुमेलित है, तो ऑप्शन इसमें डी वाला सही होगा। भयानक रस का भय अस्थायी भाव होता है। अशुद्ध वर्तनी शब्द कौन सा है? इसमें जो है अशुद्ध वर्तनी शब्द अनुग्रहित है। अनुग्रहित जैसा कोई शब्द नहीं होता है, अनुगृहित होता है, अनुगृहित होता है। ऑप्शन ए वाला सही होगा ये कि इसमें जो है यह अशुद्ध है, अनुगृहित शब्द सही होगा। अंत्याक्षरी सही है, तात्कालिक सही है, पारलौकिक सही है। ये जो शुद्ध वर्तनीय है इनमें जो मात्राएं हैं, जहाँ कहाँ से कौन सी मात्रा लगेगी आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। लोग जल्दबाजी में तत्कालिक लिख देते हैं, परलौकिक लिख देते हैं, अंत्याक्षरी की जगह अंताक्षरी लिख देते हैं। तो ये जो शुद्धवर्तनी शब्द है एग्जाम में पूछे जाते हैं और इनको गलत करने पर आपके अंक जो है जो कटौती होती है उससे आप जो है बाहर हो जाएंगे, इसलिए इसको ध्यान से पढ़ करके जाइएगा। पानी मथने से घी नहीं निकलता है, मुहावरा है पानी मथने से घी नहीं निकलता का अर्थ क्या होगा? दोस्तों इसका अर्थ होगा व्यर्थ की बहस से कोई लाभ नहीं होता है। ऑप्शन इसमें बी सही होगा कि यदि आप पानी मथेंगे व्यर्थ ही बैठ करके तो उसमें से घी नहीं निकलेगा। उसी तरह से यदि व्यर्थ आप बैठ करके बहस करेंगे तो उसका कोई लाभ नहीं निकलेगा। इसलिए जो है सार्थक वार्ता होनी चाहिए जिसका कोई अर्थ निकले। स्वाद के लिए घाटा भी मंजूर, स्वाद के लिए घाटा भी मंजूर है।
इसका जो मुहावरा होता है वह होता है फलूदा खाते दांत टूटे तो टूटे, दांत टूटे तो टूटे। दांत टूटे तो टूटे मुहावरे का जो अर्थ होगा उसका अर्थ होगा स्वाद में घाटा भी मंजूर। अगर आप स्वाद ले रहे हैं तो उसमें कोई भी घाटा है तो जो है वो घाटा भी आप सहने को तैयार हैं। और उचित प्रयोग या अपव्यय का न होने जो अर्थ है, इससे मुहावरा क्या बनता है, बासी बचे न कुत्ता खाए, बासी बचे न कुत्ता खाए। बासी बचे न कुत्ता खाए मुहावरे के लिए यदि अर्थ जो है हम निकालें इसका, तो क्या होता है, उचित प्रयोग या अपव्यय का न होना। जो व्यक्ति फर्जी फिजूल खर्ची नहीं करते हैं, उचित प्रयोग करते हैं हर चीज़ का, उस अर्थ में जो है ये मुहावरा बोला जा सकता है, बासी बचे न कुत्ता खाए। सदैव एक साथ बना रहना, सदैव एक साथ बना रहना के लिए जो मुहावरा प्रयोग होता है वह होता है न सावन सूखा न भादो हरा, न सावन सूखा न भादो हरा। मुहावरा के लिए अर्थ कौन सा होगा, सदैव एक साथ बना रहना। तो ऑप्शन आपका इसमें बी वाला सही होगा। पानी मथने से घी नहीं निकलता है, अर्थात व्यर्थ की बहस करने से कोई लाभ होने वाला नहीं है। वह यौवन से परिश्रम करता रहा, वह यौवन से परिश्रम करता रहा वाक्य में रेखांकित पद क्या है। दोस्तों, यौवन शब्द जो दिया गया है इसमें विशेषण है, संज्ञा है, क्रिया विशेषण है या क्रिया है। तो यौवन शब्द एक प्रकार का संज्ञा शब्द है, यौवन शब्द एक प्रकार का संज्ञा शब्द है। ऑप्शन इसमें बी वाला सही होगा। किसी भाव गुण दशा आदि का ज्ञात करने वाला, आदि को ज्ञात करने वाला जो शब्द होता है वह भाववाचक संज्ञा कहलाता है, वह भाववाचक संज्ञा कहलाता है। जैसे मान लीजिए कि मिठास है, लालिमा है, क्रोध है, ये शब्द भी जो है आपके क्या हैं, भाववाचक संज्ञा शब्द हैं। दोस्तों, भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण क्रिया से होता है। मान लीजिए कि लाल विशेषण है, लाल विशेषण है, तो इससे एक भाववाचक संज्ञा क्या बनेगी, लालिमा, लालिमा। यदि आपको अपना सर्वनाम दे दिया जाए, अपना शब्द क्या है, एक सर्वनाम है, और इसको जो है यदि हमें क्या बनाना है, भाववाचक संज्ञा बनाना है, तो क्या बनेगी, अपनत्व, भाववाचक संज्ञा। इसमें भाव अपनत्व का भाव जो है निकल करके आ रहा है, तो इसलिए यहाँ पर भाववाचक संज्ञा होगी। तो इसी तरह से जो यौवन है इसमें भी आपका जो है युवावस्था को इंगित करता है, तो वह संज्ञा शब्द होगा। कौन सी संज्ञा होगी, भाववाचक संज्ञा होगी। शुद्ध शब्द चुनिए, गंगा जल, बेबुनियाद, बड़ा सा, चौपाया। इनमें आपको बताना है कि कौन सा इनमें शुद्ध शब्द है। इस तरह से भी शब्द एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हिंदी वर्तनी के जो महत्वपूर्ण नियम है उसमें सा और जैसा, सा जैसा आदि सारूप्य शब्दों में योजक चिन्हों का प्रयोग होता है। मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको योजक चिन्ह किन्हें कहते हैं। तो योजक चिन्ह जो है इस तरह से यदि आपको चिन्ह बना मिलेगा जो यहाँ पर बना हुआ है, तो ये योजक चिन्ह कहलाते हैं, दो शब्दों को जोड़ने वाले। तो इनमें जो है कौन सा सही होगा, ऑप्शन सी सही होगा, बड़ा सा। बड़ा सा के लिए जो है योजक चिन्ह प्रयोग हुआ है, तो यहाँ पर यह शुद्ध शब्द माना जाएगा। बाकी जो है गंगा जल, बेबुनियाद और चौपाया शब्द में योजक चिन्ह का प्रयोग नहीं होगा, उन्हें सीधा सीधा लिखा जाएगा। योजक चिन्हों में जैसे तुम सा हो गया, इसके लिए प्रयोग कर सकते हैं। राम जैसा हो गया, राम जैसा हो गया, तो राम जैसा कहने के लिए यदि लिख रहे हैं आप, तो राम और जैसा के मध्य जो है आपको योजक चिन्ह का प्रयोग करना पड़ेगा। तुम सा में जो है योजक चिन्ह का प्रयोग करना पड़ेगा। इसी तरह बड़ा सा में योजक चिन्ह का प्रयोग हुआ है, ऑप्शन आपका सी वाला सही होगा। भूतकाल के कितने भेद होते हैं, हिंदी विषय में जो है हिंदी व्याकरण में भूतकाल के 6 भेद होते हैं। सबसे पहला भेद है
सामान्य भूत, सामान्य भूत। दूसरा है आसन्न भूत, आसन्न भूत, आसन्न भूत। तीसरा पूर्ण भूत, अपूर्ण भूत, संदिग्ध भूत और लास्ट वाला हेतु हेतु मद भूत। इस तरह से 6 प्रकार के भूतकाल के भेद हो गए, 6 प्रकार के भूतकाल के भेद हो गए। सामान्य भूत, आसन्न भूत, आसन्न भूत, भूत पूर्ण भूत, अपूर्ण भूत, संदिग्ध और हेतु हेतु मद। ऑप्शन आपका सी वाला सही होगा। 13वां प्रश्न है कौन सा शब्द स्त्रीलिंग शब्द है। दोस्तों खाने पीने की लगभग चीज़ें जो है स्त्रीलिंग ही होती हैं, कुछ अपवादों को छोड़ करके। अभी मैं बताता हूँ आपको। छाछ जो है आपका स्त्रीलिंग शब्द है, छाछ स्त्रीलिंग शब्द होता है। इसके अतिरिक्त कचौड़ी होता है, कचौड़ी हो गया, पूड़ी हो गया, खीर है आपका, दाल, पकौड़ी, रोटी, चपाती यदि आ जाता है एग्जाम में, तरकारी, तरकारी, सब्जी, खिचड़ी, ये सभी शब्द जो है आपके स्त्रीलिंग शब्द हैं। कचौड़ी हो गया, पूड़ी, खीर, दाल, पकौड़ी, रोटी, चपाती, तरकारी, सब्जी और खिचड़ी, ये सभी शब्द जो है स्त्रीलिंग शब्द हैं। अब इनमें अपवाद क्या है, तो अपवाद मैं बता देता हूं आपको। जैसे मान लीजिए पराठा आ जाता है तो ये पुल्लिंग शब्द है, तिल आ जाता है तो पुल्लिंग शब्द है, काढ़ा आ जाता है तो ये पुल्लिंग शब्द है, टेसू, हलवा, भात, दही, दही अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, दही, रायता, तो उसमें जो है आपसे पूछा जाएगा कि दही कौन सा स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। तो लड़के जो है आप लोग बच्चे जो है सभी लोग लगा कर के चले जाते हैं कि दही एक स्त्रीलिंग शब्द है, लेकिन दही को यदि हम लोग वाक्य में प्रयोग करें तो दही खट्टा है, दही खट्टा होगा, दही खट्टा, दही खट्टा है, दही खट्टी नहीं होगी, दही खट्टा होता है, तो इसलिए जो है ये पुल्लिंग शब्द होगा। तो ऑप्शन आपका ए वाला सही होगा, छाछ। अर्चना अत्यंत सुंदर है, अर्चना अत्यंत सुंदर है, रेखांकित पद में भेद बताइए। आपको बताना है कि अर्चना अत्यंत सुंदर है में रेखांकित जो शब्द है वह क्या शब्द है। विशेषण है, परविशेषण है, विशेष से या विशेषण है, साविशेषण है। दोस्तों इसमें जो है ऑप्शन बी होगा, परविशेषण। परविशेषण की पहचान क्या होती है, जो शब्द विशेषण शब्दों की विशेषता बतलाते हैं उन्हें हम लोग परविशेषण कहते हैं। तो जैसे अर्चना में, अर्चना का विशेषण क्या है, अर्चना विशेष है अर्थात संज्ञा है, तो इसकी विशेषता बतलाने वाला सुंदर शब्द है, और सुंदर क्या होगा, विशेषण होगा। और इस विशेषण की विशेषता कौन बतला रहा है, तो अत्यंत बतला रहा है, अत्यंत सुंदर, अर्चना अत्यंत सुंदर है, तो इसलिए जो है विशेषण की विशेषता बतलाने वाले को हम लोग परविशेषण कहते हैं। ऑप्शन आपका बी वाला सही होगा। 16वां प्रश्न है कौन सा शब्द अंधकार का पर्यायवाची नहीं है, कौन सा शब्द अंधकार का पर्यायवाची नहीं है। तो अंधकार का पर्यायवाची दोस्तों अमावस्या शब्द नहीं है, ऑप्शन सी सही होगा। तम, अंधेरा, तिमिर, इसके अतिरिक्त तमस होता है, तमस, ये सभी जो है अंधियारा, ये सभी शब्द जो है अंधकार की पर्यायवाची शब्द होते हैं। 17वां प्रश्न है बादल घिर आए और बारिश होने लगी रचना की दृष्टि से कौन सा वाक्य है। बादल घिर आए और बारिश होने लगी, यह रचना की दृष्टि से कौन सा वाक्य है। तो दोस्तों ऑप्शन इसमें डी सही होगा, संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य दो या दो से अधिक सरल वाक्य अथवा मिश्र वाक्य के योजकों को जो है संयुक्त वाक्य कहते हैं। उनमें जो है किस तरह के योजक वो शब्दों का प्रयोग होता है, तो जैसे कहीं पर आ गया योम, या, तथा, और, अथवा, इसलिए, तो, फिर, किंतु, लेकिन, परंतु आदि शब्द अगर बीच में आ रहे हैं, योम हो गया, या, तथा, और, अथवा, इसलिए, तो, फिर, किंतु, लेकिन, परंतु, ऐसे शब्द अगर जो है
किसी भी वाक्य के मध्य आते हैं, जो वाक्यों को जोड़ रहे हैं, तो वहाँ पर समझ लीजिए संयुक्त वाक्य बन रहा है। ऑप्शन आपका डी होगा। जैसे बादल घिर आए और बारिश होने लगी, यहाँ पर दो वाक्यों को जोड़ रहा है, तो इसलिए जो है यहाँ पर संयुक्त वाक्य होगा। ऑप्शन आपका डी वाला सही है। मैं काम से जा रहा हूँ, मैं काम से जा रहा हूँ वाक्य में कौन सा कारक होगा? दोस्तों, मैं वो काम से जा रहा हूँ वाक्य में जो है करण कारक होगा। ऑप्शन आपका ए वाला सही होगा। जिस साधन से अथवा जिसके द्वारा क्रिया पूरी की जाती है उस संज्ञा को करण कारक कहते हैं। इसका चिन्ह से अथवा से होगा, अथवा क्या होगा? के द्वारा। आपने पढ़ा होगा कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, तो जब तृतीय विभक्ति में आप लोग पढ़ेंगे करण से के द्वारा, तो ये जो है दोनों चिन्ह उसमें करण कारक में प्रयोग में लिए जाते हैं। आप लोगों को जो है मालूम होगा, यदि मालूम नहीं है तो मैं बता देता हूँ कि हिंदी में 8 कारक होते हैं और यहीं संस्कृत में इन कारकों की संख्या जो है 6 हो जाती है। 6 कारक हो जाते हैं। संस्कृत में संबंध और संबोधन कारक जो है कारक की श्रेणी से हटा दिए गए हैं, जो है उसमें नहीं होते हैं। इस तरह से आपको मैं काम से जा रहा हूँ, यहाँ पर आप देख रहे हैं इसका चिन्ह है से, तो इससे आपको पहचान में मिल गया होगा कि करण कारक होगा इसमें। च वर्ग ध्वनियों किस वर्ग में आती हैं? च वर्ग की जो ध्वनियाँ हैं वह किस वर्ग में आती हैं? तो जो च वर्ग की ध्वनियाँ हैं च छ जा झ, तो ये सभी जो है तालव्य में आएंगी। ऑप्शन आपका सी वाला सही होगा। क वर्ग के बारे में पूछता है तो उसमें कंठ होगा, कंठ या कंठ ध्वनियाँ होती हैं। और त वर्ग वाली जो है दंत होती हैं। इन दोनों को भी याद कर लीजिएगा आप लोग। ता वर्ग की जो है इसमें दंत में होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अर्धविवृत स्वर है, अर्धविवृत स्वर इसमें से कौन सा है? तो दोस्तों अर्धविवृत स्वर जो है इसमें से अ होगा। ऑप्शन आपका बी वाला सही होगा। अर्धविवृत स्वरों में जो है आपका अ आता है, आ आता है, अ आता है और औ आएगा। अर्धविवृत स्वर किन्हें कहते हैं? जिन स्वरों का उच्चारण मुख द्वार, जिन जो स्वर हैं उनका उच्चारण करने में मुख द्वार जो है आधा खुलता है। मुख द्वार आधा खुलेगा तो हम उन्हें जो है अर्धविवृत स्वर कहेंगे। विवृत स्वर वे होते हैं जिनका उच्चारण करने में पूरा मुख द्वार खुले, उन्हें जो है क्या कहेंगे? पूरा मुख द्वार खुले तो उन्हें विवृत स्वर कहते हैं। उनमें जो है कौन सा आता है? आ आएगा, बड़ा आ। इसी तरह से यदि हम बात करें अर्ध संवृत्त का, तो जिन स्वरों के लिए मुख द्वार आधा बंद रहता है, आधा बंद रहेगा, उसे हम लोग क्या कहेंगे? अर्ध संवृत्त। और ऐसे में ओ और ए, अगर आप लोग जो है इनका उच्चारण आप लोग बोल करके कर लीजिएगा तो इसमें जो है आधा मुख बंद हो जाता है ओ करने पर, तो इसलिए जो है ये होते हैं अर्ध संवृत्त। ये दोनों जो है स्वर आपके अर्ध संवृत्त स्वर कहलाते हैं। संवृत्त स्वरों में उच्चारण में मुख द्वार का लगभग बंद रहता ही है। जैसे ई, ऊ, बड़ा ऊ, बड़ी ई आप बोलते हैं तो ये संवृत्त स्वर होते हैं, संवृत्त स्वर होते हैं। अब इनमें ई आता है, बड़ा ई आता है, छोटा ऊ आता है और बड़ा ऊ आता है। तो आप लोग इनको जो है आप लोग देख लीजिएगा। दोस्तों ये थे जो है 20 प्रश्न आज के इस वीडियो में, और इसी तरह के मैं आपके लिए वीडियोज लेकर के आता रहूँगा। आप लोगों को जहाँ समझ ना आए कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।